अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग मुगल इरा को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मोहम्मद बिन कासिम कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कैसे उसकी आमद हुई बड़े सगीर में। उसके बाद हमने गजनवीज को डिस्कस किया। गजनवीज के बाद हमने गौरीज को डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो शहाबुद्दीन गौरी यहाँ पे आया और उसने बरसगीर के कुछ हिस्सों के ऊपर हमला किया और यहाँ पर कब्जा किया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि 1526 में जो है वो मुगल इरा बरसगीर में स्टार्ट हुआ, यानी मुगलों की हुकूमत आ गई। तो बच्चों, मुगल इरा जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, कौन इसका फाउंडर था? तो बाबर इसका फाउंडर है, जिसने मुगल रूल यहाँ पे स्टार्ट किया और इसने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो टोटल कितनी डायनेस्टी थी? 5। कौन कौन सी जी? ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो ये जो लास्ट डायनेस्टी थी, लोदी डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का जो आखिरी बादशाह था उसको शिकस्त दे के, उसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको शिकस्त दे के बाबर जो है वो पावर में आ गया। इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है, जो कि 1526 में लड़ी गई थी। अब लास्ट रूलर जो है वो मुगल का अंपायर का कौन सा था? वो था बहादुर शाह जफर टू, जो कि शायर भी था। अरेस्ट कर लिया गया जिसको और एग्जाइल में डाल दिया गया रंगून में आफ्टर अनसक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जब 1857 की जंग आजादी में शिकस्त होती है मुसलमानों को और खास तौर पे मुगल को, तो वो क्या करते हैं कि इसके दोनों बेटों को कत्ल कर देते हैं ब्रिटिशर्स, और इसको रंगून में, यानी म्यांमार, जो कि आजकल, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था आजकल उसको म्यांमार कहते हैं, वहां पे इसको एग्जाइल कर दिया गया, इसको जिलावतन कर दिया गया। लॉन्गेस्ट रूल बच्चों किसका था? 49 ईयर का रूल था अकबर का, और टोटल लेंथ जो है वो इस रूल की वो की थी, क्या थी? 1526 से लेके 1857 तक। ये टोटल टाइम पीरियड था जो कि मुगल ने यहाँ पर बड़े सगीर में हुकूमत की। लेकिन ये सबसे पहले स्टार्ट होता है मुगल मुगल रूल बाबर से 1526 से लेके 1530 तक। कब पैदा होता है? 14 फरवरी 1483 को, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान के। और बाबर का क्या मतलब है? बाबर का मतलब है टाइगर। इसके फादर का क्या नाम था? शेख उमर था। और ये 12 साल की उम्र में जब इसके फादर की डेथ होती है तो ये क्या बन जाता है? अपने एरिया का रूलर बन जाता है। लेकिन इसके लिए लाइफ इतनी इजी नहीं थी। जिस एरिया में ये रूलर था वहां पर जो है वो बड़ी कशमकश थी। कभी ये, कभी इसके चचा, कभी इसके बाकी रिश्तेदार जो हैं वो तख्त पर काबिज होने के लिए आपस में जंगे लड़ते रहते थे। तो कभी बाबर का पलड़ा भारी हो जाता। बाबर क्या था? बाबर की फौजें थी, ठीक है, उसके फादर के जो है वो वफादार और लॉयल थे। और उसके अलावा जो कभी ऐसा होता था कि जो इसके बाकी रिश्तेदार थे, इसके चचा थे और बाकी अजीज थे, उनका पलड़ा भारी हो जाता तो वो हुकूमत पे या तख्त पे, सल्तनत पे कब्जा कर लेते। तो ये इसी तरह से एक कशमकश जारी थी। इन शॉर्ट ये था कि बाबर जो है वो स्ट्रगल कर रहा था एक सल्तनत के लिए। फिर हुआ ये कि दौलत खान लोधी जो है वो एक नाराज गवर्नर था इब्राहिम लोधी का। अगर लोधी डायनेस्टी की बात की जाए तो उसमें एक नाराज गवर्नर था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। उसने क्या किया? उसने खत लिखा बाबर को और उसने कहा कि जी, आप जो है वो यहाँ पर खाम खा परेशान हो रहे हैं, असल जो सल्तनत है वो तो यहाँ पे है और हुकूमत भी कमजोर है, आप इजीली जो है वो इसको शिकस्त दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे आया। इसने पहली बैटल ऑफ पानीपत लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ 21 अप्रैल 1526 को। और इसके बाद उसने दूसरी जो जंग लड़ी है वो बैटल ऑफ कनवा थी, जो कि राणा सांगा के खिलाफ इसने लड़ी 1527 को। राणा सांगा जो है ना, ये राजस्थान वाला जो इलाका है हमारा, इंडिया का जो है वो हमारे चोलिस्तान के पास वाला एरिया, यहाँ पर जो है वो ये रियासत थी राणा सांगा की। ये भी जो है वो राजपूत हुक्मरान था और बड़ा पावरफुल हुक्मरान समझा जाता था उस जमाने में। इसको भी शिकस्त दे दी और इस तरह से जो है वो बड़े सगीर के ऊपर जो है वो क्या किया? इसने मुगल रूल का आगाज किया। मुगल असल में जो है वो मंगोलों की के डिसेंडेंट्स हैं, इनकी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। तो इसने तज़्के बाबरी लिखी जो कि टर्किश लैंग्वेज में थी। भी सवाल आता है कि तज़्के बाबरी किसने लिखी, तो इसकी ऑटोबायोग्राफी थी और किस जुबान में है? ये टर्किश में है। डेथ इसकी कब होती है जी? 26 दिसंबर 1530 को, और इसको काबुल में दफनाया गया। अच्छा, ये भी सवाल पूछा गया है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो वो काबुल में दफनाया गया। और ये भी सवाल आया कि क्यों दफनाया गया वहां पे? तो ये इसकी विल थी कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। अच्छा भाई, जो लोग हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो हमारा यहाँ पे एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो मौजूद है। तो इस पे आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा भाई बच्चों, बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं आता है। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये याद कैसे रखा जाए कि बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? ठीक है, अकबर। अकबर के बाद कौन आया?
तो ये याद कैसे रहेगा? तो बच्चों इसका याद करने का तरीकाकार ये है कि आपने एक एक्रोनिम याद कर लेना, BHAJSA, भाज सा। तो B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, और उसके बाद A फॉर औरंगजेब आलमगीर। तो ये बच्चों इस तरह से आपने इसको याद करना है। तो ये पहले जो 6 मुगल रूलर थे, इनको क्या कहा जाता है? इनको ग्रेट मुगल्स कहा जाता है। ग्रेट मुगल्स, ग्रेट मुगल्स कहने की वजह ये है कि इनके दौर में सारी फतूहात होती हैं, इन्हीं के दौर में जो है वो अनेक्सेशंस होती हैं, मुख्तलिफ सल्तनतों के ऊपर हमले हुए, उनको अनेक्सेशन किया गया, उनको मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया गया, और इसमें सल्तनत की जो है वो सरहदों में उनको बढ़ाया गया। तो ये जो बाद वाले मुगल हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है। ये ग्रेटर मुगल्स थे तो वो लेटर मुगल्स थे। और उनके दौर में क्या हुआ? उनके दौर में जो है वो मुसलमानों ने सिर्फ अपनी सल्तनतें खोई हैं, ठीक है, कुछ पाया नहीं है, बल्कि सल्तनतें जो है वो खोई हैं, और आखिरकार जो है वो एंड में जाके 1857 में सारे का सारा जो इंडिया है वो इनके हाथ से निकल गया, और यहाँ पे ब्रिटिश राज कायम हो गया। तो हम बात कर रहे थे हुमायूं की। तो इसका जो रूल है वो दो हिस्सों में स्प्लिट है। 1530 से लेकर 1540 तक दरमियान में शेरशाह सूरी आ गया, और फिर 1555 से लेकर 1556 तक। नाम असल क्या है जी? नासिरुद्दीन। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि हुमायूं का असल नाम क्या है? नासिरुद्दीन। कब पैदा हुआ? 1508 में। कहाँ पैदा हुआ? काबुल। असेंडेड थ्रोन ऑन डिसम्बर 30, 1530, एज 23। जब बाबर की डेथ होती है तो उसके बाद 1530 में हमने बताया, तो ये जो है वो पावर में आ जाता है एट द एज ऑफ 23। तो बाबर जब गया, तो अगर आप गौर करें तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर जो है वो बहुत ज्यादा फतूहात नहीं कर सका, ठीक है, और जो एरियाज थे उनको कंसोलिडेट नहीं कर सका, ठीक है। यानी एक बुनियादी, एक मरकजी हैसियत से जो एक सल्तनत कायम करना चाह रहा था वो बरसगीर के अंदर, शायद वो उस ख्वाब को जो है वो पूरी तरह से ताबीर नहीं दे सका। तो ये काम जो है वो किसके जिम्मे था? ये अब हुमायूं के जिम्मे था। तो इसने क्या किया कि इस दौर में फिर ये इसके एक और बहुत बड़ा चैलेंज आया कि एक और शेर शाह सूरी जो है वो एक पश्तून रूलर था, वो भी उधर से अफगानिस्तान वाली साइड से उसने आके हमला कर दिया। असल में ज्यादातर जो इन्वेडर्स हैं वो अफगानिस्तान वाली साइड से हैं, अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशियन साइड से। और अगर आप सदर्न साइड से देखें या सिंध वाली साइड से देखें तो मोहम्मद बिन कासम ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र हमला जो है वो सदर्न साइड से नहीं हुआ। बाकी सारे इन्वेडर जो है वो यहाँ पे आए हैं, वो कौन सी साइड से आए हैं? वो नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न साइड से आए हैं। अच्छा भाई, डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी एट बैटल ऑफ चौसा, बिहार में है ये जी। बैटल ऑफ चौसा बिहार में हुई थी 1539 में। और बैटल ऑफ कनौज जो है 1540 में हुई। इन दोनों के अंदर क्या हुआ? हुमायूं को शिकस्त हुई, और ये मरते मरते बचा, ठीक है। तो एक वाटर कैरियर था, ठीक है, माशकी था निजाम, इसने इसकी जान बचाई, और ये गंगा रिवर में उस जमाने में डूब रहा था। और इस डिफीट के बाद ये क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से इसने अपनी जान बचाई, और फिर ये इंडियन एम्पायर भाग गया। तो वहां का पर्शिया का जो किंग था उसके साथ इसके अच्छे ताल्लुकात थे। हुमायूं के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि पूछी जाती है। शेरशाह सूरी जो है 1545 में उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो आ जाते हैं। अब हुमायूं जो है वो क्या करता है कि जो शाह ऑफ ईरान है ना, शाह ऑफ पर्शिया जिसको कहा जाता था उस जमाने में, उसकी मदद से क्या करता है कि ये दोबारा हमला करता है 1555 में, ठीक है। अब इसकी सल्तनत कब गई थी? 1540 में इसकी सल्तनत चली गई थी, और उसके 15 साल के बाद जो है वो दोबारा ये हमला करता है अपनी सल्तनत को वापस हासिल करने के लिए, और वो वापस हासिल कर लेता है, रीगेन्ड हिज एम्पायर। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है जी अगले ही साल, और ये सीढ़ियों से बेचारा गिरता है, और इसकी डेथ हो जाती है 1556 में। और ये कहाँ पे दफन है? ये दिल्ली में दफन है। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। हिज टॉम्ब वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हिज फर्स्ट वाइफ बेगा बेगम, नोन एज हाजी बेगम। इसकी वाइफ ने जो है उसका टॉम या मकबरा बनाया था, जिसका नाम बेगा बेगम था, और उसको हाजी बेगम भी कहा जाता था। अब इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? बल्कि ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इसकी बायोग्राफी है, क्योंकि खुद नहीं लिखी इसने। तो वो हुमायूं नामा है, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था, और ये किस जुबान में है? पर्शियन में, ठीक है। हुमायूं नामा क्या है? बायोग्राफी है। किसने लिखी? उसकी स्टेप सिस्टर गुलबदन बेगम ने। और ये किस जुबान में है? ये पर्शियन लैंग्वेज में है। बाबर जो था उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और टर्किश लैंग्वेज में थी, उसका नाम था तज़के बाबरी। ये ज़हन में रखिएगा। ये कंस्ट्रक्टेड, इसकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी फेमस, वो कौन सी हैं जी? पुराना किला इसने बनाया दिल्ली में। तो ये था जी हुमायूं के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो कि आपसे पूछी जाती है। अच्छा बच्चों, इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुगल रूल को और हर बादशाह को। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ इतनी ही डिटेल डिस्कस करते हैं कि जितनी डिटेल आमतौर पे आपके एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। तो हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज जो है वो ये जो टाइम पीरियड है वो इतने बड़े बड़े हैं कि एक एक बादशाह के
जो टेन्योर है उसके ऊपर आप पूरा एक एक लेक्चर जो है वो कर सकते हैं। तो लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि हमने आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ानी है और आपका टाइम भी बचाना है। तो नेक्स्ट जो रूलर था वो शेरशाह सूरी था। अब शेरशाह सूरी की हम आपको बात बता रहे हैं कि ये 1540 में इसकी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है, जब इसने हुमायूं को शिकस्त दी। रियल नेम क्या था? फरीद खान। सवाल बारहा पूछा जा चुका है, याद रखिएगा रियल नेम फरीद खान। बॉर्न एट ससाराम, ये ससाराम जो है बिहार के अंदर एक जगह है, वहां पे ये पैदा हुआ। ही हैड बीन इन सर्विस ऑफ बिहार खान लोहानी, ये एक इंडिपेंडेंट रूलर था जी, उसके अंडर ये रहा, फिर ये बाबर के अंडर भी रहा। ठीक है, बाबर के अंडर भी जो है वो ये कोई उसके सबॉर्डिनेशन में कोई सर्विसेज परफॉर्म करता रहा। लेकिन जब इसने देखा कि उसका बेटा आ गया है और सल्तनत कमजोर हो गई है, तो इसने हमला कर दिया। 1545 में इसकी डेथ हो जाती है। फेमस कंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी वो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहा जाता है, और ये चिटागोंग से काबुल तक थी। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया, पहले बांग्लादेश से स्टार्ट होती थी, इंडिया से होती हुई पाकिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई फिर ये क्या अफगानिस्तान, और उसमें काबुल तक ये रोड जाती थी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये जो अभी इस वक्त जीटी रोड मौजूद है, ये उसी का ही जो है वो एक पार्ट है। देन बात करते हैं जी रोहतास फोर्ट की, जो कि इसने बनाया जेहलम में। और तारीख शेर जो है वो इसकी बायोग्राफी है, जो कि अहमद सरवानी ने लिखी, वो इसके बारे में ही है। क्योंकि इसका नाम शेर शाह सूरी था, तो इसलिए इसको तारीख शेर कहा गया। सेट टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न रुपी सिस्टम, ये जो हम आजकल रुपया इस्तेमाल करते हैं, पेपर करेंसी इस्तेमाल करते हैं, उसका बानी भी जो है वो शेर शाह सूरी को ही कहा जाता है। तो ये एक्चुअल में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। अब सूरी रूल जो है उसका एंड कैसे होता है बच्चों? शेरशाह सूरी की डेथ होती है और उसके बाद 6 मजीद रूलर जो है वो थोड़े ही अरसे में भुगत जाते हैं। टोटल जो इनका टाइम पीरियड था वो था 15 साल का। 1540 से 1555 तक का ये टाइम पीरियड था इनका। सिकंदर शाह सूरी जो है उसको फिर शिकस्त दी हुमायूं ने। हुमायूं जो है उसने दोबारा हमला किया, चूंकि जारी बात है 1540 में उसने अपनी सल्तनत गवाई थी, तो अपनी सल्तनत वापस भी लेनी थी उसने। तो शाह ऑफ ईरान ने उसकी हेल्प की और 1555 में जो है उसने अपना रूल जो है वो रीगेन कर लिया। लास्ट जो था वो आदिल शाह था, सूरी डायनेस्टी का। ठीक है, आदिल शाह जनरल हेमू हु हैड अनाउंस्ड हिज रूल आफ्टर डिफीटिंग अकबर्स मुगल फोर्स इन अक्टूबर 1556 एट बैटल ऑफ दिल्ली, बट जस्ट आफ्टर 1 month he was defeated by Akbar's general Bairam Khan and Khan Zamani in the second war of Panipat on 5th November 1556। अच्छा बच्चों, याद करें जब हमने आपको बताया था बादशाह, ये वाला रूल बताया था BHAJSA, तो हमने बताया था कि बाबर है, उसके बाद क्या है? हुमायूं। हुमायूं के बाद किसने आना था? अकबर ने। अब अकबर आ गया। ठीक है, जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है तो अकबर पावर में आ जाता है। तो अकबर जो कि छोटा था, और ऑन दी अदर साइड जो है वो अभी सूरी रूल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तो आदिल शाह जो था वो लास्ट रूलर था सूरी डायनेस्टी का, और उसका जनरल था हेमू, हु वाज अनाउंस्ड हिज रूल आफ्टर डिफीटिंग अकबर्स मुगल फोर्स। 1556 में उसने क्या किया कि उसने अकबर को हरा दिया बैटल ऑफ दिल्ली में। अकबर को क्या हराया? अकबर का जो जनरल था बैरम खान, वही हारा था, और खान जमान जो है वो हारे थे। अकबर जो है वो तो उसकी बड़ी छोटी एज थी, टेंडर एज थी। बट जस्ट आफ्टर अ मंथ वॉज डिफीटेड बाय अकबर जनरल बैरम खान। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो बैरम खान ने पलट के हमला किया, और इस तरह से क्या हुआ कि आदिल शाह का जो जनरल था हेमू, उसको शिकस्त हो गई। आदिल शाह जो है वो सूरी डायनेस्टी से ही था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका जनरल जो था वो हेमू था। आदिल शाह जो है वो सूरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। और इसको शिकस्त कब होती है जी? इसको शिकस्त होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1556 में लड़ी गई, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, या अकबर की तरफ से जो है वो एक्चुअली बैरम खान ही था, लेकिन इसको अकबर वर्सेस हेमू बिकाल जो है वो कहा जाता है। और ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, जो कि 1556 में लड़ी गई। ले जी, अब बात करते हैं अकबर के कुछ रूल की। अकबर जो है वो इस इरा का बड़ा ही फेमस रूलर था। ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा फतूहात भी मिली, इसने अपनी सल्तनत को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया। और इसका जो रूल है, अगर देखा जाए टेन्योर के हिसाब से देखा जाए, तो लॉन्गेस्ट रूल कंसीडर किया जाता है, जो कि 49 ईयर्स का था। ये उमरकोट में पैदा होता है, और ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास जो है वो उमरकोट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और मीरपुर खास जो है वो डिवीजन है सिंध का। यहाँ पे इसकी पैदाइश होती है। फुल नेम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अच्छा जी, इसको क्राउन कब पहनाया गया? 1556 में, एट द एज ऑफ 13। ठीक है जी। कालानौर जो है वो जगह का नाम था, गुरदासपुर पंजाब के अंदर। गार्डियन कौन था? बैरम खान था, जो कि इनका जनरल भी था। क्योंकि ये बहुत, इसकी एज जो है वो सिर्फ 13 साल थी, तो जारी बात है स्टेट के अफेयर्स नहीं चला सकता था। तो उस जमाने के अंदर जो है वो बैरम खान, और इसके अलावा जो है वो इसकी फोस्टर मदर थी मोहम आगा, ये मिल के हुकूमत के जो मामलात हैं वो चलाया करते थे। और शुरू वाली जो जंगें हैं, यानी कि जो आदिल शाह के साथ या हिमू के साथ जो जंग हुई थी, उसमें भी जो है वो इन्होंने
इन्होंने ही, बैरम खान और ये जो मोहम आगा है, इन्होंने ही ये जंग लड़ी। तो और लीड उसको जो है वो बैरम खान ही कर रहे थे। तो डिफीटेड हेमू। अब इसने क्या किया कि हेमू को डिफीट किया, जो जनरल था लास्ट सूरी रूलर आदिल शाह का। और कहाँ पे, पानीपत के मुकाम पे, नवंबर 1556 में, जो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जिसको कंसीडर किया जाता है। अच्छा, पेटीकोट गवर्नमेंट भी यहाँ पे रही है। सबसे पहले तो ये पूछ रहे थे कि पेटीकोट गवर्नमेंट क्या होती है। तो पेटीकोट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट इज रन बाय अ फीमेल। तो सेकंड ईयर अंडर हर फोस्टर मदर मोहम आगा, तो 2 साल जो है वो, सॉरी, 2 years आफ्टर अंडर हर मदर, फोस्टर मदर मोहम आगा। तो 2 साल तक ये जो हुकूमत है ना, ये उसकी जो फोस्टर मदर है अकबर की, मोहम आगा, इसके अंडर चलती रही है। इसको इसी लिहाज से इसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहा जाता रहा। फिर अकबर का जो एक और काम था वो इसने क्या किया कि इसने कहा कि बजाय इसके कि मैं अपने इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं उनके साथ जंगें लड़ूं, वाई नॉट के मैं इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो बिल्ड करूं राजपूतों के साथ। ठीक है, तो इर्द गिर्द जो है वो सारे राजपूत थे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो इसने कहा कि बजाय इसके कि मैं इनके साथ जंगें लड़ता रहूं, वाई नॉट के मैं इनके साथ रिश्तेदारी कर लूं। तो इनको भी मुझसे कोई तो खतरा नहीं रहेगा और मुझे भी इनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। जाहिर बात है, अब अपनी जहां पे किसी राजपूत ने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो वहां पे हमला तो नहीं करेगा, और ना ही अकबर जो है वो वहां पे रिश्ता करेगा जहां पे जो है वो इसकी मलिका की जो सल्तनत है, मलिका के फादर की या भाइयों की जो सल्तनत है, वहां पर भी हमला नहीं कर सकता ये। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की वजह से अकबर का जो दौर है, उस दौर के अंदर इसको काफी हद तक जो है वो सपोर्ट मिली उन राजपूत की, जो कि आमतौर पे बड़े चैलेंजिंग होते थे हर आने वाले मुगल बादशाह के लिए। बिहारी मल जो है वो पहला था जिसने अपनी डॉटर की शादी किससे की, अकबर से की। और बिहारी मल कौन था जी, ये भी एक राजपूत। लेकिन जी, अकबर ने कौन कौन सी फतूहात की। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू, ये जनरल था जी आदिल शाह का, आदिल शाह सूरी, और ये सूरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ये सेवंथ रूलर था। उसके बाद दिल्ली, आगरा, अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर जो है वो इसने फतह किए 1561 में। बंगाल 1576 में फतह कर लिया। कश्मीर 1586 में फतह किया। कंधार को 1595 में, दक्कन को 1600 में, और कंप्लीट रूल ओवर इंडिया जो है उसका कब इस्टेब्लिश हुआ, 1602 में। और इस तरह से जो है वो अकबर पूरे इंडिया का, या पूरे आप बड़े सगीर कह सकते हैं उसका, बड़े सगीर पाको हिंद का बिला शिरकत गैर जो है वो बादशाह बने। और इसके अलावा क्या क्या अहम इवेंट्स थे इसके दौर के बच्चों, इसने रेवेन्यू सिस्टम जो है वो यहाँ पे मुतारिफ करवाया, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको मनसबदारी निजाम कहा जाता है। अच्छा, ये मनसबदारी निजाम क्या था, ये एक रैंक सिस्टम था जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम था। इसके जरिए से स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज हुए, और इसके पास एक ताकतवर फौज जो है वो भी तैयार हो गई। ये था कि मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ लोगों को जो है वो मनसब दिए जाते थे। मिसाल के तौर पे किसी को एक मनसब दिया गया था कि ये 500 का मनसबदार है। 500 का मनसबदार का मतलब ये है कि इस शख्स ने 500 घोड़े और 500 सिपाही वो तैयार कर। लेकिन जारी बात है, इसके लिए जो है वो एक्सपेंस की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए तो जो है वो काफी सारा बजट चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती थी, अकबर की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए इनको लैंड एलोकेट करती थी, जमीन देती थी। वो कहती थी कि ये जमीन आपको हम दे रहे हैं, इस जमीन को आप यूटिलाइज करें। ठीक है, उससे आप जो है वो अपने एक्सपेंस मीट करें, और क्या करें, 500 घोड़े और 500 सिपाही जो है वो अपने पास मेंटेन करें। यानी एक 500 घोड़े और 500 सिपाहियों की जो है वो एक फौज मेंटेन करें, और उस फौज के लिए जो है वो जो भी इसके अलावा नेसेसरी जो भी चीजें चाहिए, हथियार चाहिए, तलवारें, तीर, हर चीज जो चाहिए, ठीक है, ढालें चाहिए, जरा बख्तर चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप मेंटेन करेंगे। तो किसी को जो है वो हजार दर्जे का जो है वो मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, मनसबदार, कोई जो है वो 300 दर्जे का मनसबदार था। तो ये एक बेसिकली रैंक था। तो जिसका दर्जा जितना ज्यादा होता था, इतना ये समझा जाता था कि वो उतना बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। उसको, इसका मतलब है उतनी ज्यादा जमीन मिलेगी, इसका मतलब है उसके पास इतनी सी ज्यादा फौज होगी। तो ये सोसाइटी के अंदर जो है वो एक डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने आप को एक दूसरे से जो है वो, ये इस तरह की जो मनसबदारियां हैं वो भी जो है वो देखी जाती थी कि ये कितने जो है वो किस दर्जे का मनसबदार है, क्या रैंक है इसका मनसबदारी निजाम के अंदर, इसका एक्चुअल में रैंक क्या है। तो ये था बच्चों मनसबदारी का निजाम। इसका फायदा ये हुआ कि एक तो जो स्टेट की जमीन है वो यूटिलाइज होगी, उसको उसको उन्होंने जो है वो कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, उससे अपना खर्चा भी पूरा करते थे, अपने साल का अनाज भी वो लोग मनसबदार जो है वो निकालते थे, उससे अपना प्रॉफिट भी अर्न करते थे, और उससे जो है वो
एक फौज भी जो है वो बिल्ड कर ली उन्होंने। इसका इसका जो है वो स्टेट को भी फायदा हुआ और स्टेट के लोगों को भी फायदा हुआ, और लोगों को जो है वो इससे रोजगार भी मिला। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मनसबदारी निजाम जो है वो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। इन्होंने क्या किया जी, फतेहपुर सीकरी जो है वो बनाया, एक वॉल्ड सिटी था आगरा के आसपास, और उसको फिर कैपिटल भी बनाया। सती जो है वो एक रिचुअल था, ठीक है, सती ये एक बरसगीर के अंदर एक रस्म थी, उसको खत्म कर दिया गया। उसमें औरत को जो है वो जिंदा जला दिया जाता था या जमीन में दफन कर दिया जाता था जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। फिर उसने इबादत खाना बनाया 1571 में फतेहपुर सीकरी में। अब ये जो इबादत खाना था ये बड़ा लिबरल किस्म का इबादत खाना था। ये इबादत खाना इसने इसलिए बनाया कि यहाँ पे हर रिलीजन के लोग, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो ज्यूज हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मोस्टली जो है वो मुसलमान और हिंदू, कि वो यहाँ पर आए और आके अपने मसलक के बारे में, अपने मजहब के बारे में आके यहाँ पे डिबेट करें और साबित करें कि कौन सा मजहब जो है वो बेहतर है। यानी कि दीन के ऊपर जो है, चूंकि इससे पहले ये था कि दीन के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, ठीक है, दीन जो है वो इस चीज को इनकरेज नहीं करता कि आप हर वक्त बैठे दीन के ऊपर सवाल उठाते रहें कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ। तो ऑब्वियसली दीन जो है वो तो एक एक डिवाइन चीज है, और हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो सोच है वो बहुत महदूद है। तो शायद वो जो हमारा खालिक है, हमारा क्रिएटर है, उसकी जो मसलहतें हैं उसको समझने से कासिर है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो हम सवाल नहीं करते। तो अकबर ने ये सोचा कि ये एक लिमिटेशन जो है वो क्यों है। तो उसने कहा कि हर रिलीजन के ऊपर सवाल होगा, हर रिलीजन के ऊपर डिबेट होगी, और उस पर्पस के लिए उसने क्या किया कि इबादत खाना जो है वो यहाँ पर कायम किया। और इसी इबादत खाने के बाद जो है, जो पीछे जो सोच कार फरमा थी वो यही थी, वो ये चाहता था, उसको ये लगता था कि कोई भी मजहब जो है वो कंप्लीट नहीं है, कोई भी मजहब जो है वो मुकम्मल नहीं है, यानी कि मुकम्मल तालीमात किसी मजहब के अंदर नहीं है। तो उसने क्या किया कि सारे मजाहिब को मिलाकर जो है वो एक नया मजहब बना दिया जिसका नाम था दीन इलाही 1582 में। तो ये दोनों सवाल आ चुके हैं कि अकबर के दीन का नाम क्या था और ये कब उसने इंट्रोड्यूस करवाया। बीरबल ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, कुछ और लोग भी थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। शेख अहमद सरहंदी थे उस जमाने में, उन्होंने जो है वो इसको क्या किया, उसको रिफ्यूट किया, इन्होंने इसका पूरी तरह से मुकाबला किया, उसको रद्द किया, ठीक है, और उसके बारे में तहरीक चलाई। शिफ्टेड कैपिटल टू लाहौर, अकबर ने कैपिटल को लाहौर शिफ्ट कर दिया 1585 को 14 साल के लिए, और फिर अगेन आगरा शिफ्ट कर दिया 1599 में। इसके अलावा जी अकबर के कुछ मेजर माइलस्टोन, जिजिया को इसने अबॉलिश कर दिया 1579 में। जॉन मिल्टन हॉल एम्बेसडर था क्वीन एलिजाबेथ का, वो अकबर के पास आया और उसे ट्रेड परमिशन ली बंगाल में, कि फैक्ट्रियां वगैरह हम लोग लगाना चाह रहे हैं। ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वाला जो है वो चक्कर था, ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम जो है वो शुरू हो गया था। तो उसने टोबैको वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पुर्तगीज, ये पुर्तगाली जो थे ना, इन्होंने यहाँ पे टोबैको इंट्रोड्यूस कर। उसके बाद ऑटम में उसी साल 1605 में इसकी डेथ हो जाती है डायरिया की वजह से, ठीक है, जिसको हैजा कहते हैं। सिकंदरिया आगरा के अंदर जो है वो एक जगह है, यहाँ पे इसका आखिरी आरामगाह है। इसने क्या कुछ बनाया जी, इसने रेड फोर्ट बनाया आगरा में 1565 में, और लाहौर फोर्ट जो है वो भी किसने बनाया है, वो भी इसी ने बनाया। किला लाहौर जो आप देखने के लिए जाते हैं, बड़ा फेमस लाहौर का किला, वो किसने बनाया, वो भी अकबर ने ही बनाया है। अब अकबर के 9 रत्न के बारे में बाज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अबुल फजल था सबसे पहले जी, ये कोर्ट का पोइट था, राइटर था जी अकबरनामा का, या और आईने अकबरी जो है वो भी इसने लिखा था। उसके बाद फैजी था, इसका पूरा नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, शेख अबुल फैज इब्ने मुबारक। ये अरेबिक का पोइट था, वन ऑफ अकबर शूरा मेंबर। अकबर के जो 9 रत्न थे ना, असल में ये क्या थी, इसकी शूरा थी। शूरा से क्या मुराद है, इसकी कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर कितने लोग थे टोटल, 9 रत्न है तो इसका मतलब है 9 लोग थे, ठीक है। तो ये 9 के 9 लोग जो है वो क्या थे, अकबर की शूरा, और वो इस कैबिनेट से, इस अपनी काबीना से जो है वो मशवरा करके हर फैसला किया करता था। और ये जो फैजी है ना, ये एल्डर ब्रदर था अबुल फजल का, यानी अबुल फजल का बड़ा भाई था। उसके बाद तानसेन भी था, ये स्टेट का म्यूजिशियन था, बहुत अच्छा म्यूजिशियन था उस जमाने का, आपने नाम सुना होगा। असल नाम जो था इसका रमतानो पांडे था, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। टाइटल क्या था, इसको मियाँ का टाइटल दिया था अकबर। उसके बाद राजा मान सिंह था, ये जनरल था अकबर का, आर्मी कमांडर भी था ये। अकबर कॉल्ड हिम एज सन, अकबर ने अपना बेटा बनाया हुआ था। ये सारे लोग अकबर के बहुत क्लोज थे। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ये हिंदी पोइट था, और फेमस जो है वो अपने दोहे वगैरह, ये जो दोहे माइये वगैरह होते हैं उनके लिए ये बड़ा फेमस था। और कौन था जी, फकीर अजीजुद्दीन था, ये रिलीजियस फिगर थी, ठीक है, ये एक रिलीजियस पर्सनैलिटी था, यानी कि एक आलम था, मिलती जुलता काइंड ऑफ। बीरबल है जी, रियल नेम इसका महेश दास था, ये पोइट भी था, फोक स्टोरी क्रिएटर भी था, ये कमांडर भी था, और अकबर के जो है वो बहुत ज्यादा करीब था। मुल्ला दो प्याजा था, ये भी एक एडवाइजर था। देयर इज अ कंट्रोवर्सी ओवर हिज एक्चुअल प्रेजेंस इन अकबर्स कोर्ट, मैनी जोक्स आर अटैच्ड टू हिम। इसके साथ मुल्ला दो प्याजा के साथ बहुत सारे जोक्स भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुल्ला दो प्याजा अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं था,
तो ये मुख्तलिफ किस्म की मुतजाद किस्म की कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी इसके बारे में। और राजा तोदरमल था, ये इसका रेवेन्यू मिनिस्टर था। रेवेन्यू मिनिस्टर से मुराद आप समझ लेंगे ये इसका फाइनेंस मिनिस्टर था। और इसके अलावा देखें जी, अकबर के दौर में और कौन था? अपार्ट फ्रॉम दीज अ वेरी प्रोमिनेंट पेंटर अब्दुल समद खान जो है वो एक पेंटर था, वो अकबर के दरबार से मुंसलिक था, लेकिन ये नौ रतन में शामिल नहीं था, यानी कि नौ रतन में शामिल नहीं था। इसी तरह से ये जो अकबर था इसका एक रिलीजियस टीचर था वो भी जो है वो इसके बाद जो इसका रिलीजियस टीचर था उसका नाम अब्दुल लतीफ था। और उस अब्दुल लतीफ ने जो है वो अकबर की जो रिलीजियस थॉट्स हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, उसको बिल्ड करने में बहुत अहम रोल प्ले किया। अब जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है उसकी वो तो आपने देख लिया, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो अब्दुल लतीफ साहब थे ये किस टाइप के टीचर थे। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट अकबर रूल। ठीक है, तो इसमें हमने अकबर रूल जो है वो इसको डिस्कस किया। इसके अंदर वो चीजें हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि बाबर जो है वो किस तरह से यहाँ पे आया। उसके बाद हमने हुमायूं का रूल देखा। ठीक है, और थर्ड में जो है वो हमने देखा कि अकबर जो है वो किस तरह पावर में आया। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आज के लिए जो है वो इतना ही काफी है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जहांगीर का दौर, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब जहांगीर। तो ये तीन मुगल रूलर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके साथ ही जो है वो हमारा मुगल रूल का जो ग्रेटर मुगल्स पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर ये देखेंगे कि लेटर मुगल्स जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और इनका रूल जो है वो क्या क्या है, और इस दौर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो हमें अपना फीडबैक जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।